सीए का कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जीएसटी का। सीए एंट्री एग्जाम होने वाले हैं 2014 मई में, ठीक। और अभी जो फॉर्म भरेगा, अभी आपके फॉर्म चलेंगे 24 मार्च तक। तो अभी जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप एग्जाम दे पाओगे नवंबर 2024। 8 महीने के बाद आप एग्जाम होता है, रजिस्ट्रेशन के 8 महीने के बाद। तो मई में एग्जाम होने हैं, ध्यान रखें, ठीक। चलिए शेयर की बात करते हैं। कंपनी शेयर पढ़े हो आप लोग कॉमर्स में? बताइए थोड़ा शेयर के बारे में, क्या स्थिति है। कितने पार्ट शेयर होते हैं? काइंड्स ऑफ शेयर, पार्ट ऑफ शेयर। फर्स्ट होता है हमारा 2 शेयर होते हैं, लिखो पार्ट ऑफ शेयर। ये बेसिक है, इसके बाद आपको मिलेगा ना, फिर वही मिलेगा वाउचर्स एंट्री। जब स्टार्ट करेंगे तो वाउचर्स एंट्री, बिल, सेल, मटेरियल। पढ़ा हुआ है लेकिन याद वो सर बुक बता दीजिए कोई, मतलब अभी 12th की बुक में हुआ है क्या? कौन सी? ये प्रेफरेंस शेयर वाला तो बीकॉम की बुक में है। बेसिक ऊपर बेसिक पढ़ लूंगा, कौन सा डिटेल पढ़ूंगा, उससे बहुत डिटेल। चलो ये बेसिक ही मैं बता रहा हूँ आपको, यही नोट्स कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बुक से क्या, आप नेट से सर्च मार लोगे तभी मिल जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, आज जमाने में बुक कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ सर, मुझे पता है ना, फोन बहुत ज़्यादा पढ़ने का फोन यूज करता है। चलिए, शेयर कंपनी के बाद शेयर हमने कहते हैं, पैसा कंपनी के पास कहाँ से आएगा? हम कंपनी चला रहे हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे ये बताइए। अरेंजमेंट कहाँ से होगा? फंड का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? इस पूरे पे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कैपिटल फाइनेंस, बिजनेस कैपिटल, बिजनेस फाइनेंस, पूरा एक सब्जेक्ट है, चैप्टर है, तो उसी रिलेटिव है। तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को सेल करती है। शेयर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। नंबर 1, नंबर 2। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है? कौन सी राइट होती है? वोटिंग राइट होती है, राइट। और दूसरा सही बता रहा होता हूं, दो पर लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी प्रेफरेंशियल राइट एंड द रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड or repayment of capital. They will get divided only after payment or divided to preference shareholder. There is no fixed rate of dividend dependent on the surplus profit of the company, but they have to write vote take part of the management. अब बात करें अगर इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर का सबसे बड़ा जो राइट है जिसके लिए जाना जाता है वो वोटिंग पावर। मैनेजमेंट के डिसीजन में वोटिंग पावर किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर की, ठीक। कभी कंपनी लॉ पढ़ेंगे समझ में आएगा, एक बस वोटिंग, उसके बाद का कोई राइट नहीं है, वोटिंग पावर। अब दूसरा क्या होता है? ये जो इक्विटी शेयर होता है ये यूनिट्स में छोटा होता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है इक्विटी शेयर को। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक ना। इनको डिवाइडेंड लाभांश नहीं प्रोवाइड किया जाता है, डिवाइडेंड नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। सबसे फर्स्ट जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, सरप्लस होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। फर्स्ट अप्रोच किसको किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब समझ लो कि दुकानदार, एक दुकानदार में 2 टाइप के कस्टमर होते हैं, एक बड़ा कस्टमर, एक छोटा कस्टमर। मींस एक बड़ा खरीदारी करने वाला कस्टमर, एक छोटा खरीदारी। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो छोटे, स्मॉल है, स्मॉल कस्टमर्स है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो बिग कस्टमर्स हैं, बड़े होल्डिंग हैं। जो कंपनियां अपने एम्प्लॉय, अपने सीईओ, अपने डायरेक्टर्स और अपने रिलेटिव मेंबर्स को प्रेफरेंस शेयर देती है, अदर किसी को नहीं देती है, ठीक ना। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले जो डिवाइड किया जाएगा, डिवाइडेड वितरित किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड किया जाएगा। इसलिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिवाइडेड परसेंट फिक्स नहीं होता है,
हाँ, प्रेफरेंस शेयर का फिक्स है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स नहीं होता है। ठीक, इक्विटी शेयर को इतना खुश कर दिया गया, भैया हम कुछ काम करेंगे आपको बताएंगे, हमें सीईओ चेंज करना है आपको बताएंगे, हमको ऑडिटर चेंज करना है आपको बताएंगे, हम कंपनी का एड्रेस नाम चेंज करने वाले हैं आपको बताएंगे, पैसा नहीं देंगे, सलाह आपसे लेंगे पैसा नहीं देंगे। ठीक, इक्विटी शेयर का इतना काम है, सलाह आपसे लेंगे पर पैसा नहीं देंगे। ठीक, तो अब इक्विटी शेयर का रूल क्या है भैया? डिवेंचर, एक और हमारे पास है मेहमान, डिवेंचर। डिवेंचर की बात बताओ क्या है? डिवेंचर क्या है? कंपनी को पैसा कैसे मिलेगा? या तो अपना शेयर बेचे या तो उधार ले। तो उधार लेने को हम क्या कहते हैं? डिवेंचर कहते हैं। और डिवेंचर को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। जैसे हमने आपसे पैसा लिया तो प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है कि हमने आपसे पैसा लिया है, हमको वापस देना है। तो हम जो पेपर्स देते हैं, मेमोरेंडम जो साइन करते हैं, उसे हम कहते हैं डिवेंचर्स। ठीक, तो डिवेंचर एक प्रकार का ऋण पत्र होता है, क्रेडिट अमाउंट प्रूफ होता है। और डिवेंचर कंपनी या तो शेयर बेचेगी या तो कंपनी पहले इनिशियल स्टेज में तो शेयर मार्केट में पहुंच नहीं जाएगी, तो पैसा लेने के लिए कहां जाएगी? वो उधार लेगी, इन्वेस्टर से आएगी, बैंक से आएगी। तो सबसे पहला काम होता है डिवेंचर का। और इक्विटी शेयर का डिफरेंट हमेशा पूछा जाता है एमएनसीज कंपनी में एज ए फाइनेंस एडवाइजर। डिफरेंट क्या है? एक कॉमन सा डिफरेंस बताओ दोनों में। शेयर और डिवेंचर। हाँ, नहीं, शेयर और डिवेंचर। हाँ, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उसमें पहले डिवेंचर वालों को पहले शेयर दिए जाते हैं, तो उसका बचे हुए शेयर जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स को। हाँ, देखो क्या होता है, शेयर होल्डर एज ए कंपनी को बिलोंग करता है, कंपनी में एक प्रकार से पार्टनरशिप रखता है। ठीक, लेकिन डिवेंचर जो होता है, उधार जिसने पैसा दिया है, उसको आपके कंपनी से कोई मतलब नहीं है। आप डूब रही है कंपनी, बढ़ रही है कंपनी, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, उसने 12% के इंटरेस्ट पे आपको पैसा दिया है, 12% चाहिए, सीधा फंडा है, आपके सरप्लस या प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। बट शेयर को क्या है? मतलब है। आपने शेयर किसी कंपनी का खरीदा है, अब कंपनी बढ़ेगी तभी तो पैसा मिलेगा, डूबेगी तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आप जब प्रॉफिट में पार्टनर है तो लॉस में भी पार्टनर है। लेकिन अगर हमने उधार दे दिया इनको, तो ये हमको तो चाहिए, आप जायजो करो, तो वही सिस्टम है डिवेंचर और शेयर का। ठीक, दूसरा फंडिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद बैंक कंपनी पैसा कहां से ले सकती है? लोन, बैंक के पास। ठीक, चलिए इसकी कभी हम और बातें करेंगे, अभी आगे चलते हैं। ये बिजनेस फंड की बात है कि कंपनी कहां कहां से अपने फंड को ऑर्गेनाइज कर सकती है, अरेंज कर सकती है। शेयर, डिवेंचर्स, टर्म लोन और क्या बोलते हैं सीसी, ओडी, ये सारे स्कीम है जिससे बिजनेसमैन कंपनी अपने पैसे को क्या, अपने फंड को अरेंज करती है। तो ये सारी चीजें हैं। मेन अगर हम बात करें बैंक, तो सबसे सुटेबल है बैंक के पास जाना। सबसे सुटेबल क्या है? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो हम शेयर मार्केट में जा नहीं सकते, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो शेयर। ओडी में कोई लिमिट होता है? हाँ, ओवरड्राफ्ट से होते हैं हम लोग, वो तो नहीं। देखिए क्या होता है, ओडी और सीसी, क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ठीक ना, या कैश लिमिट कह लो। क्या होता है, बिजनेस आपके स्टॉक के अगेंस्ट में सीसी लिमिट देता है। जो बैंक है, जैसे आप कोई हार्डवेयर शॉप है आपके पास या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आपके स्टॉक के अगेंस्ट में वो आपको क्या करता है, एक लिमिट प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। अब फायदा क्या होता है उसमें, जैसे हमने 50 लाख का आपको सीसी प्रोवाइड कर दिया, तो आप जितना यूज करोगे उतने का ही आपको इंटरेस्ट देना है, ना कि पूरे 50 लाख पे देना है। और हाँ, इंटरेस्ट जो भी रख लो, 10%, 12%, वो तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फायदा ये देखो कि हमारे पास एनी टाइम 50 लाख हैं, हम 1 लाख यूज करेंगे तो 1 लाख का ही पैसा देंगे। लेकिन हमारे पास 50 लाख है ना, उस 50 लाख के हम कोई भी काम कर सकते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉफिट ये है। अब वो 50 लाख आप किसी से मांगने जाओगे तो सीधे 50 लाख का पैसा इंटरेस्ट भरोगे ना,
आप यूज करो या ना करो, लेकिन यहाँ तो बेटर है ना। तो सबसे पहले बैंक वाले यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद कहाँ आते हैं, शेयर में जाते हैं। शेयर में फायदा क्या है, शेयर में फायदा ये है भैया कंपनी चले ना चले पैसा वापस नहीं करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे भागती है, आई मार्केट में, शेयर लॉन्च की, पैसा आया, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर से सीईओ अपने शेयर बेचना स्टार्ट करते हैं, वहां से निकल लेते हैं, कंपनी चल रही है। तो ऐसे कंपनी क्या होती है, निकल जाती है। जितना पैसा उन्होंने लगाया था कंपनी में, शेयर बेचा, निकल लिए, बाकी समझो। तो ये चीजें होती है, क्योंकि आप हम मांग भी नहीं सकते ना कि हमने अपना आपका शेयर खरीदा था, पैसा दीजिए। क्यों खरीदा था भैया, जब कंपनी से बढ़ेगा तो आप लेना, ये सिस्टम होता है। ये कंपनी का स्ट्रक्चर से जो हमने आपको बताया दिया, नॉन मेमोरेंडम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा है। अब हम जो अपने पोर्शन पे आ गए हैं, टैली। ठीक, अब कंपनी तो बन गई, हो गई, काम हो गया, अब कंपनी स्टार्ट हो गई, कंपनी काम करने वाली है। जब कंपनी काम करेगी तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, एक्सपेंस हो गया, सैलरी देना होगा, तमाम चीज़ें होगी, रेंट देना होगा। तो जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है तब हम लोगों का काम स्टार्ट होता है, एज अकाउंटेंट, एज ए सीए मान लो, फिर स्टार्ट से ही रहता है, कंपनी बनाना करना सब उसी का काम है। लेकिन स्टार्ट के बाद हम लोग का काम है एज ए अकाउंटेंट। अब एज ए अकाउंटेंट हमारा काम क्या है, कंपनी के एक्सपेंसेस को अरेंज करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना, कंपनी के कंप्लायंस को अरेंज करना, सारी चीज़ें करना। अब यहाँ से हम लोगों का रोल स्टार्ट हो रहा है, कंपनी का ओपनिंग हो चुकी है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहला, सैलरी में हम लोग क्या करने वाले हैं, पास एंट्रीज रिलेटेड टू द सैलरी पेमेंट, पास ईयर एंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, पास एंट्री रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, और नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ई ट्रांजेक्शंस। ठीक, क्योंकि अभी हमारे पास कितने ट्रांजेक्शन हो गए जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ, बताइए। पहले क्या था, कैश, फिर बाद में आया बैंक, बैंक ने लागू किया चेक, ठीक, फिर आया क्रेडिट डेबिट कार्ड, फिर आया क्रेडिट कार्ड, फिर आया पेटीएम, फिर आया यूपीआई। ठीक, वही समझ लो। इसके बाद का ट्रांजेक्शन और भी हमारे पास था, ये बैंक वाला एनएफटी, ठीक, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये क्या है, ट्रांजैक्शन के मीडियम है। इतने प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तब ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे रिकॉर्ड में होने चाहिए। ठीक, यहां तक तो ठीक था, ये बैंक के थ्रू ही जा रहा है, ठीक है? लेकिन सबसे खतरनाक चीजें हो गई ये पेटीएम और यूपीआई। एज ए अकाउंटेंट हम लोगों के लिए वो खतरनाक हो गया है, क्योंकि इन सब में लिख के आता है भैया पेमेंट कहाँ गया, नरेशन, इसमें लिख के नहीं आता है, ट्रांजैक्शन नंबर आते हैं। अब 1 रुपए का ट्रांजैक्शन, 10 रुपए का उसे सिगरेट पिया, बॉस ने आपने सिगरेट पिया और यूपीआई से कर दिया ट्रांजैक्शन, रोज 10 सिगरेट पी रहा है भैया, यूपीआई से हो रहा है ट्रांजैक्शन। अब आप 1 साल की स्टेटमेंट लेके बैठे हैं, क्योंकि उसमें कुछ आ तो ना रहा नहीं है, तो आपको खुद ही समझना है कि भैया 10-10 रुपए का डेली का ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है। आप पूछने जाएंगे बॉस से, भैया 10 रुपए का ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, तो खुद ही समझ में आएगा 10 रुपये ट्रांजेक्शन कहाँ होगा। अच्छा, मेरी बात पूछेंगे तो जो करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रहा हो 10 रुपए का ट्रांजेक्शन कहाँ करेगा, किया उसने ये किया। अभी आप ही 6 महीने का स्टेटमेंट निकालिए, आप ही 10 रुपया 20 रुपये 50 रुपये कहीं ना कहीं कर ही देते हैं, लेकिन आप ढूंढेंगे तो क्या आप बता पाएंगे आप 20 रुपये ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया था, पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर मालिक है कंपनी का, कैसे बता पाएगा। हाँ, तो हम लोगों को ये क्या करना है, हर महीने ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना है, ठीक ना। अब कैसे करना है, इसकी एंट्री कैसे पास होगी, हाँ वही आगे हम लोग फिर से स्टेप प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक, तो हम सैलरी से स्टार्ट करने हैं।
एक तो यार इससे साफ नहीं होता है, कपड़े से जब तक वो भीगा नहीं होता है साफ नहीं होता है। ठीक, चलिए पेमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी, ठीक। अब सैलरी का सबसे बड़ा लोचा है कंपनी में, ध्यान रखिएगा। सैलरी आफत की पुड़िया, बाकी सारे पेमेंट तो ठीक है, लेकिन सैलरी हमारे लिए क्या है? आफत है। कैसे आफत है? क्योंकि इसके जो रिश्तेदार काफी ज्यादा हैं। क्या क्या है इसके जो रिलेशन वाले हैं, क्या क्या है? सबसे पहला है टीडीएस। ध्यान देंगे, इसके रिलेशन बहुत लंबे चौड़े हैं। तो सैलरी में सबसे पहले क्या आता है? टीडीएस आता है भैया। जैसे सैलरी बना, टीडीएस खड़ा हो जाएगा आके, भैया हम भी है आपके साथ। चलो टीडीएस का एडजस्टमेंट किया तो पीएफ आ गया, ठीक। पीएफ का एडजस्टमेंट किया तो ईएसआई आ गया, ठीक। इसी के बाद भी एचआरए भी है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल एचआरए तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है, वो अलग मैटर इनकम टैक्स में आता है, फिलहाल इसको छोड़ ही देते हैं। हाँ, वो तो इनकम टैक्स में आ जाता है, अभी मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सैलरी का हिसाब करना है, किसी को सैलरी हमको देनी है, उस सैलरी का पेमेंट करने से पहले इन तीन रिश्तेदारों को भी एडजस्ट करना है, टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, ठीक। अब इनका जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आप सैलरी का पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इनका एडजस्टमेंट करने से पहले हमको भैया टीडीएस और पीएफ के बारे में जानने हैं, ठीक। तो टीडीएस के बारे में हम लोग जान लें। तो टीडीएस हमारी जो लिमिट है सैलरी की क्या है? 250 की है, 192, ठीक। समझ में बात? जो कल हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या सेक्शन है? 192। पीएफ, पीएफ की लिमिट कितनी है? 15,000, 12%। ईएसआई की लिमिट कितनी है? 21,000, कितना परसेंट? 0.75%, ठीक। ये सैलरी हमको मिलनी है मंथली 60,000। कितनी मिलनी है? 60,000 रुपए हमारी सैलरी है। अब सैलरी हमको पता है कि हमारी 60,000 है, पर इसको हमें देने से पहले एज ए अकाउंटेंट हमको सैलरी पेमेंट की एंट्री मारने से पहले हमें इन सब का हिसाब चुकता करना है, ठीक। बिना इसके कैलकुलेशन के आगे हम नहीं जा सकते। तो इसका कैलकुलेशन हम तभी कर पाएंगे जब इसके बारे में हम जानेंगे, इन रिलेशनशिप वाले के बारे में जाएंगे, क्या फंडा इनका, उधार वगैरह क्या है। तो टीडीएस का क्या फंडा है? जैसे ही 250, 2,50,000 के ऊपर बढ़ा आपका पेमेंट तो टीडीएस तुरंत आके खड़ा हो जाएगा। पीएफ 15,000, ईएसआई 21,000। पीएफ 15,000 है, मतलब इसके दो रूल होते हैं शायद ना, क्या? कि एक 15,000 या फिर 12% अलग अलग। ये तो बता रहा हूँ ना, रूल ये है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पीएफ एक तो इंप्लाई, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन है, इंप्लाई कंट्रीब्यूशन और इंप्लायर कंट्रीब्यूशन, ठीक ना, इंप्लायर कंट्रीब्यूशन। तो रूल्स ये है कि इंप्लाई अपनी पूरी सैलरी पर पीएफ कटवा सकता है 60,000 रुपए पर, लेकिन जो इंप्लायर है वो 60,000 रुपए पे आपको नहीं देगा, वो 15,000 पे ही देगा। ध्यान रखना, 12% नहीं भाई, कितना था? 8.67, ठीक। ये था 8 पॉइंट निकलेगा, 3.6 निकल के आ रहा था। चलिए अभी इसको देखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, इसको भी अभी रखते हैं, बाद में वेरीफाई करेंगे। हमें लगता है 3.67 था शायद, लिखवाया था हमने। चलिए ठीक है, तो ये 20 का कंट्रीब्यूशन है, ठीक ना। ईएसआई का सेम है, ईएसआई आप चाहो तो पूरे पे कटवा लो, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो आपका 21,000 पे ही देगा।
तो उसका कितना डिडक्शन, 3.75 का डिडक्शन है। ठीक, 8 पॉइंट है, कंफर्म है 8.67, सर्च करो 3. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3.67। चलिए नोट डाउन कर लो, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक, तो ये है हमारा पूरा कंफर्मेशन। ठीक, क्योंकि एमएनसीज कंपनी में टीडीएस, पीएफ, एसआई सबका रोल है। तो यहां से हम लोग एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.33 इसमें दिखा रहा है। चलिए तो हम लोग कैलकुलेशन करके समझ लेंगे, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है, ईपीएफ, ईपीएस, एलडी, हाँ सब मिला के एम्प्लॉय 12%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉर्मली 12%, 8.33, हाँ समझ में आ गया वो चीजें क्या हो रही हैं। 8.33% है और 0.5% एडिशनल चार्जेस है। तो 8 3 11 1 12, टोटल 12% का कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयर का भी होता है। ठीक, अब इस वही बोल रहा था। हाँ, टोटल 12% का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का, लेकिन डिवाइड होता है। 12% तो नॉर्मली है, लेकिन 8.3% उसका है, 6-7 करके होता है। और जो 1% लगते हैं वो किसके लगते हैं, अलग अलग है आपके ये चीजें। तो ये है, तो फिलहाल हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं। तो सैलरी में अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हो तो इतने सारे चीजों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम उठा रहे हैं टीडीएस। टीडीएस हमने बता दिया है, कैसे निकालते हैं टीडीएस बताया ना। पीएफ की बात करेंगे, ठीक ना, तो दोनों साथ में लेके चलेंगे। अब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो आपको सिस्टम पे वर्क करने हैं। हाँ बता रहा कुछ पॉइंट लिखना और लिख सकते हो आप लोग, ज्यादा समय अराउंड ऑफ द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द इस एम्प्लॉय, नहीं लिखना तो छोड़ दो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप यहां से कैलकुलेशन और आपकी एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखो, रफ पेन निकालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, बेसिक प्लस डीए। सैलरी का फुल फॉर्म है ये, बेसिक प्लस डीए। ठीक, एंड एम्प्लॉई रुपीज ऑफ 10,000 ऑफ एम्प्लॉई is rupees 10,000। क्लियर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अब ये सैलरी है, ध्यान रखिएगा 10,000 रुपए सैलरी है। ठीक, अब इस पे हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करने हैं। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है निकालिए।